वंदना सिंह, प्रवक्ता इतिहास, स्माइल गर्ल्स नेशनल इंटर कॉलेज शास्त्री नगर मेरठ से। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 12 इतिहास, कक्षा 12 इतिहास, अध्याय 7, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखिए इसमें हम क्या क्या देखेंगे। इस साम्राज्य में विजयनगर की नगर साम्राज्य का विकास, राजा कृष्णदेव राय और विजयनगर का चरमोत्कर्ष, कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी व तालीकोट युद्ध, विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण, हम्पी की खोज, विजयनगर राजधानी व परिप्रदेश, धार्मिक केंद्र, विजयनगर की शासन व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व सांस्कृतिक स्थिति। तो ये चीजें हम इस चैप्टर में आज आपके साथ इस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विजयनगर की स्थापना। स्थापना 1336 ईस्वी में किसने किया? हरिहर प्रथम एवं बुक्का, इन दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर की स्थापना की। कब? 1336 ईस्वी में। और विजयनगर में 4 वंशों ने, विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया। कौन कौन से 4 वंश है? पहला संगम वंश, दूसरा सुलु वंश, तीसरा तुलु वंश, और चौथा अरविंद। इस तरह विजयनगर साम्राज्य पे इन 4 वंशों का शासन रहा और लगभग 17वीं शताब्दी तक इनका शासन चलता रहा। हालांकि तालीकोट के युद्ध के पश्चात इनका पतन हो गया और इनका जो साम्राज्य था ध्वस्त हो गया, बिल्कुल विनष्ट कर दिया गया। फिर भी 17वीं शताब्दी तक ये विजयनगर का जो शासन था, जो साम्राज्य था, चलता रहा। और लास्ट के जो वंश था, ये अरविंदु वंश था, इनका जो शासन था 17वीं सदी तक चलता रहा। हालांकि इसका कोई महत्व ज़्यादा इतिहास में था नहीं, लेकिन फिर भी 17वीं सदी तक चलता रहा। 1565 तालीकोट के युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह ध्वस्त हो गया और इसका विनाश हो गया। हाँ, तो देखिए संगम वंश के संस्थापक कौन थे? जैसे मैंने पहले भी बताया था, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का 2 भाई थे। और सुलु वंश के संस्थापक नरसिंह सुलु, और तुलु वंश का संस्थापक जो थे हैं आपके वीर नरसिंह। और वीर नरसिंह तुलु के बाद अरविंदु वंश के हैं तिरुमल। ये 4 वंश हैं और ये चारों के इस तरह संस्थापक का नाम है। 1336 से लेके 17वीं सदी तक इनका शासन चलता रहा। हालांकि मैं बता रही हूँ बार बार कि 1565 तालीकोट के युद्ध के पश्चात इस साम्राज्य का एक तरह से काफ़ी महत्व नहीं रहा। तो अब इसके बाद हम देखते हैं, अब देखिए विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक राजा कृष्णदेव राय। यहाँ तक कि जो विजयनगर साम्राज्य पे 4 वंश को मैंने दिखाया था, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश, अरविंदु वंश, इन चारों में सबसे शक्तिशाली शासक ये तुलु वंश के थे, राजा कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य इनके समय में चरमोत्कर्ष पर था। इनका समय है 1509 से 1529 ईस्वी। अब देखिए शक्तिशाली व पराक्रमी शासक राजा कृष्णदेव राय अपने पराक्रम से, अपनी शक्ति से विजयनगर साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया, काफ़ी उसका नाम किया, अपने प्रतिद्वंदियों का दमन किया। इन्होंने बहमनी और उड़ीसा के सुल्तानों का दमन किया, उनके शासकों का दमन किया, पराजित किया। रायचूर का जो दोआब था उस पर अधिकार किया, गुलबर्ग के किले पर भी इनका अधिकार रहा। और इस तरह वो जितने भी इनके प्रतिद्वंदी थे उन सबको पराजित किया। पराजित करने के बाद अपना काफ़ी
इस साम्राज्य का इन्होंने विस्तार किया। इनके समय में कोई भी प्रतिद्वंदी विजयनगर की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता था। जितने भी इनके शत्रु थे, जितने भी इनके प्रतिद्वंदी थे, सभी का इन्होंने दमन कर दिया था, सभी को उन्होंने परास्त कर दिया था। जो भी इनकी तरफ आंख उठाता था उसका ये इन्होंने दमन किया। तो बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी शासक थे कौन? राजा कृष्णदेव राय। इनके समय में कोई भी शत्रु इनकी तरफ आंख उठाकर, साम्राज्य की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता था। कला का विकास देखिए, जहाँ एक तरफ ये शक्तिशाली और पराक्रमी शासक थे, वहीं दूसरी तरफ कला का रुझान देखिए, कला का विकास भी इनके समय में बहुत ज़्यादा हुआ। तमाम मंदिर भवनों का निर्माण हुआ। स्थापत्य कला भी इस समय चरमोत्कर्ष पे था। राजा कृष्णदेव राय के समय गोपुरम मंडलम की स्थापना हुई, तमाम मंदिर का निर्माण हुआ कृष्णदेव राय के समय। विरूपाक्ष के मंदिर के सामने का जो मंडप है, इनके सामने ही उसका निर्माण किया गया था। साहित्य का विकास, कला के साथ साथ साहित्य का विकास देखिए, तमाम तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, तमिल तमाम भाषाओं के साहित्य की रचना हुई, विकास हुआ इनके समय में। और ये खुद अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ की रचना किए थे। इनके जो शासन में कवियों और साहित्यकारों की एक लोग थे, जो कवि थे, जो अच्छे साहित्यकार थे, उनका एक ग्रुप था जिसको अष्टदिग्गज कहा गया है। अष्टदिग्गज कहा गया है, वो इन्हीं के दरबार में रहते थे। योग्य प्रशासक, आप जानते हैं, शक्तिशाली पराक्रम, कला का चरमोत्कर्ष रहा इनके समय में, साहित्य का विकास हुआ बहुत ज़्यादा। एक योग्य प्रशासक थे, बड़े ही सहिष्णु प्रशासक थे, सभी धर्मों का सम्मान करने वाले थे। अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया उन्होंने, विस्तार किया, अपने दुश्मनों का दमन किया, और इसके साथ साथ कला और संस्कृति का भी विकास हुआ। स्थापत्य इनके समय में चरमोत्कर्ष पे था। कवियों का इन्होंने सम्मान किया। इनके दरबार में अष्टदिग्गज थे जो बड़े ही तो कवियों और कलाकारों के संरक्षक माने जाते थे राजा कृष्णदेव राय। और अष्टदिग्गज इन्हीं के शासनकाल में थे। कवि और कलाकारों का ग्रुप था 8 लोगों का, उसे अष्टदिग्गज कहा गया था। इस तरह इनके शक्तिशाली और पराक्रमी शासक, कला का विकास इनके समय में हुआ, साहित्य का भी विकास हुआ। इन्होंने खुद अमुक्त माल्यद नामक एक ग्रंथ लिखा। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत तमाम भाषाओं का इस समय विकास हुआ। साहित्य भाषाओं में साहित्यों का विकास हुआ। और एक योग्य प्रशासक जिन्होंने विजयनगर को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। समृद्धि में, विस्तार में, सुदृढ़ता में पूरी तरह से इन्होंने विजयनगर साम्राज्य को जो है चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। इसके बाद राय के उत्तराधिकारी व तालीकोट का युद्ध देखिए, तुलु वंश के कृष्णदेव राय थे और जो इतने प्रतापी शासक थे, इनके बारे में अभी मैंने बताया था। लेकिन इनके जो उत्तराधिकारी थे दुर्बल निकले। अच्युतदेव राय, उनके बाद सदाशिव राय जो उनके पुत्र थे। सदाशिव राय के समय ही राक्षसी तांगड़ी युद्ध हुआ। देखिए, तालीकोट युद्ध को राक्षसी तांगड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो 1565 ईस्वी में हुआ। उस समय शासक कौन था? सदाशिव राय। और इनके प्रधानमंत्री जो जिनके मेन हाथ में, इन्हीं के हाथों में उस समय पूरी ताकत थी, ये एक तरह के कठपुतली थे। तो शासक सदाशिव राय और प्रधानमंत्री जिनके थे उस समय राम राय, इनके समय में तालीकोट का युद्ध हुआ। और तालीकोट कहाँ हुआ? कृष्णा नदी के समीप तालीकोट नामक स्थान पर युद्ध हुआ। और इस युद्ध की खासियत क्या थी कि सारे उनके जो पड़ोसी मुस्लिम राज्य थे, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा, इन सारों ने एक संघ बनाया, एक महासंघ बनाया, अपने सैनिकों का एक संघ बनाया और सभी मिलके विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण कर दिए। अब इतना बड़ा गुट कहाँ, एक तरफ सिर्फ अकेला विजयनगर साम्राज्य और उसके ऊपर एक दुर्बल राजा सदाशिव राय, सारा दारोमदार प्रधानमंत्री राय पर आ गया था। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की पराजय हुई और ये संघ था, ये चारों राज्यों का संघ था, वो विजयी रहा। बुरी तरह विजयनगर साम्राज्य को लूटा गया, उसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया। इतना खूबसूरत साम्राज्य, इतने खूबसूरत नगर वहाँ के, जिसको कृष्णदेव राय ने प्यार से उनका विस्तार किया था, बुरी तरह उनको लूटा गया विरोधी पक्ष के सैनिकों के द्वारा। और इस तरह विजयनगर साम्राज्य को पूरी तरह विनष्ट कर दिया गया। और उनके जो प्रधानमंत्री थे 70 वर्षीय राम राय, इनको पकड़ के उनको मौत के घाट उतार दिया गया। इस तरह विजयनगर साम्राज्य का जो विस्तार था, जो था, यहीं पे रुक गया, बल्कि उसका पतन होने लगा और यहाँ पे उसकी जो छवि थी धूमिल होने लगी। अब आगे क्या हुआ कि इसके बाद राम राय के जो रिलेटिव थे तिरुमल, उनका भाई तिरुमल
हम्पी की जगह कोंडा को अपनी राजधानी बनाया और 17वीं शताब्दी तक ये चलता रहा। अरविंद साम्राज्य की स्थापना की, वंश की स्थापना की, 17वीं शताब्दी तक ये चलता रहा। लेकिन जो इनकी साख थी वो खत्म हो गई तालीकोट के युद्ध के पश्चात। देखिए विजयनगर साम्राज्य का पतन। अभी विजयनगर साम्राज्य कैसे हुआ, इसका चरमोत्कर्ष किसके समय में था। अब हम तालीकोट का युद्ध हमने बताया, अब बताने जा रही विजयनगर साम्राज्य का पतन। पतन के कारण क्या थे। इतना समृद्धशाली, इतना विस्तृत, इतना सुदृढ़ साम्राज्य, इसका पतन कैसे हुआ, इसके कारण क्या थे। देखिए सबसे पहले सैनिक दुर्बलता। जब तक कृष्णदेव राय थे, जब तक सशक्त शासक रहता है तब तक साम्राज्य और सैनिक भी सशक्त रहते हैं, प्रशिक्षण भी उनका सशक्त रहता है, सुदृढ़ता रहती है, सैनिक संगठन एक रहता है, एक अनुशासन रहता है सैनिकों में। लेकिन जैसे ही दुर्बल कोई शासक आ जाता है तो सब कुछ ढुलमुल हो जाता है, सब कुछ ढीला हो जाता है। देखिए जहाँ एक तरफ जो उनके विरोधी पक्ष थे, जो उनके शत्रु थे, उनकी सैन्य संगठन चुस्त दुरुस्त था, उनके सेना में अरबी नस्ल के घोड़े थे, तोपखाना था, अचूक निशानेबाज थे और एक अच्छा संगठन और प्रशिक्षण था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विजयनगर की तरफ सब कुछ उल्टा था। कमजोर शासक, घोड़ों का नस्ल अच्छा नहीं था, प्रशिक्षण सेना का ढुलमुल था, इस तरह ये कमजोर पड़ने लगे। दूसरा कारण बहमनी राज्य से निरंतर संघर्ष। देखिए जो बहमनी उनका पड़ोसी राज्य था, विजयनगर का जो पड़ोसी राज्य था, निरंतर उससे संघर्ष चलता रहा। अब संघर्ष लंबे समय तक चलने से क्या होता है कि जो राजकोष है वो खाली होता जाता है, और जब राजकोष खाली होता है तो अपने आप जो आर्थिक व्यवस्था है वो चरमरा जाती है। तो निरंतर बहमनी राज्य से संघर्ष के कारण भी विजयनगर साम्राज्य दुर्बल होता गया। तीसरा कारण देखिए सीमांतों की सुरक्षा का अभाव। देख रहे हैं कि चारों तरफ उनके शत्रु हैं, मुस्लिम राज्य हैं जो कि उनके खिलाफ हमेशा आक्रमण करते रहते हैं, युद्ध करते रहते हैं, उनको परेशान करते रहते हैं। इसके बावजूद इन सीमांत के जो बॉर्डर पे जो सीमांत क्षेत्र थे उनकी सुरक्षा पर बाद के शासकों ने ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार पर पुर्तगालियों का एकाधिकार। जो पुर्तगाली थे उस समय व्यापार के लिए आते थे, यहाँ पे परमिशन मांगते थे। विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने कुछ लालच में इन्हें एकाधिकार दे दिया, व्यापारिक एकाधिकार प्रदान कर दिया, व्यापारिक कुछ अधिकार इन्हें दे दिए पुर्तगालियों को। किस लिए कि हमें कुछ अच्छे नस्ल के घोड़े, अच्छे टेक्निक, अच्छा तोपखाना प्राप्त हो पुर्तगालियों से। इस लालच में उन्होंने कुछ अधिकार दे दिए और ये अधिकार धीरे धीरे पुर्तगाली अपने आप इनका बढ़ता गया और एक तरह से विदेशी व्यापार पे एक तरह से इनका एक अधिकार हो गया। और विजयनगर साम्राज्य का जो है टैक्स जो है उनके टैक्स में कमी आने लगी। अब अयोग्य उत्तराधिकारी, सबसे महत्वपूर्ण कारण देखिए अयोग्य उत्तराधिकारी। सब कुछ तो कमी थी ही, इसके साथ साथ यदि शायद कोई योग्य उत्तराधिकारी होता तो इन सब बातों को मैनेज कर लेता, इन सब चीज़ों को संभाल लेता। लेकिन इन सब दुर्बलताओं के साथ साथ अयोग्य उत्तराधिकारी। उस समय जब तालीकोट का युद्ध हुआ तो तुलु वंश के शासक थे सदाशिव राय, जो बड़े ही अयोग्य और दुर्बल थे। ऐसे समय में जब इतने 3-4 राज्यों का संघ मिलकर इनके ऊपर आक्रमण किया तो ये संभाल नहीं पाए और इस तरह विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया और वो पराजित हो गया और बुरी तरह उसको विनष्ट कर दिया गया। इसके साथ साथ और अन्य कारण प्रांतीय अधिकारियों का विद्रोह। इनके जो प्रांतीय अधिकारी थे नायक, वो हालांकि इनको समय समय पे युद्ध में हमेशा सपोर्ट करते थे, लेकिन अधिक शक्तिशाली हो गए थे, इन्हें बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिया गया था। इससे क्या है कि जब दुर्बल कोई शासक आता था तो ये जो है उनके ऊपर हावी हो जाते थे और कभी कभी ये विद्रोह भी कर देते थे। तो ये एक कारण ये भी था जिसको नायक कहते थे, प्रांतीय अधिकारियों को नायक कहते थे। इसके बाद राम राय की अदूरदर्शिता। देखिए सदाशिव राय के समय राम राय जो थे प्रधानमंत्री थे और एक तरह से सदाशिव राय जो है कठपुतली थे, मेन सत्ता इन्हीं के हाथ में आ गई थी। 70 वर्षीय प्रधानमंत्री थे, हालांकि बहुत बहादुर थे। तालीकोट के युद्ध में इन्होंने बहुत बहादुर से लड़ा, फिर भी इनको पकड़ लिया गया, पराजय हुई और इनको मौत के घाट उतार दिया गया। इनकी अदूरदर्शिता क्या थी? इनकी अदूरदर्शिता जो पड़ोसी जो इनके राज्य थे, जो पड़ोसी मुस्लिम राज्य थे, उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की नीति इन्होंने अपनाई। अब किसी के आंतरिक मामलों में यदि आप हस्तक्षेप करोगे, बार बार उनको छेड़ोगे कि इनके आंतरिक मामलों में, तो कहीं न कहीं उनका आक्रोश आपके ऊपर किसी न किसी तरह से आएगा। तो इस तरह का आक्रोश राम राय के ऊपर आया, विजयनगर साम्राज्य के ऊपर ये आक्रोश उभरा और एक तरह से उसका जो है पतन हुआ।
तो राम राय की अदूरदर्शिता भी बहुत बड़ा कारण रहा विजयनगर साम्राज्य के पतन में। नेक्स्ट है अत्यधिक समृद्धि। देखिए, बहुत कहते हैं ना कि किसी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, बहुत ज़्यादा गरीबी और बहुत ज़्यादा समृद्धि भी शायद अच्छी नहीं होती। विजयनगर साम्राज्य बहुत ही ज़्यादा समृद्धिशाली था। एक तो इसकी समृद्धिशाली था इसलिए लोगों की नज़र थी इसके पैसे पे, इसके धन पे अन्य राज्यों की, और दूसरी तरफ अधिक समृद्धता के कारण, अधिक पैसे के कारण जो शासक थे और जो इनके अधिकारी थे बड़े ही विलासी प्रवृत्ति के हो गए थे। जब विलासी प्रवृत्ति के शासक और अधिकारी हो जाएंगे तो किसी भी शासन को ज़्यादा लंबे समय तक आप चला नहीं सकते। तो एक कारण ये भी था अत्यधिक समृद्धिशाली होना। और मुस्लिम राज्यों में धार्मिक उत्साह, जहाँ उनके पड़ोसी राज्य थे, मुस्लिम राज्य थे, वो बड़े ही धार्मिक उत्साह था उनके अंदर। वो एक तरह से धार्मिक उन्माद के साथ, धार्मिक उत्साह के साथ इकट्ठे होकर, एकत्र होकर इनके खिलाफ आक्रमण कर रहे थे। वहीं विजयनगर साम्राज्य में इतना धार्मिक उत्साह नहीं था। तो ये चारों, हालांकि ये आपस में भी पहले एक दूसरे पर आक्रमण करते थे, आपस में भी इनमें शत्रुता थी, लेकिन जब विजयनगर के खिलाफ बात आई तो ये सारे अपनी सारी शत्रुता को भुला के एक हो गए और विजयनगर साम्राज्य पे मिलकर आक्रमण कर दिया और विजयनगर साम्राज्य को पराजित कर दिया। इस तरह विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। और ये मुख्य पतन के कारण मैंने आपको बताया, सैनिक दुर्बलता, बहमनी राज्य से निरंतर संघर्ष, सीमांतों की सुरक्षा का अभाव, विदेशी व्यापार पर पुर्तगालियों का एकाधिकार, अयोग्य उत्तराधिकारी, प्रांतीय अधिकारियों का विद्रोह, राम राय की अदूरदर्शिता, अत्यधिक समृद्धि और मुस्लिम राज्यों में धार्मिक उत्साह। अब देखिए विजयनगर राजधानी और परिप्रदेश। सबसे पहले तो राजधानी की बात करते हैं, हम्पी। विजयनगर की जो राजधानी थी वो हम्पी। 1565 के तालीकोट के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य बिल्कुल निर्जन हो गया और 16वीं 17वीं सदी तक आते आते ये बिल्कुल खंडहर का रूप धारण कर लिया। इसके बावजूद भी वहाँ के जो निवासी थे, स्थानीय लोग थे, उनके दिलो दिमाग में ये विजयनगर साम्राज्य बसा था। और जो हम्पी का नाम का प्रादुर्भाव हुआ वो वहाँ पे एक स्थानीय देवी थी पंपा देवी, उनके नाम से हुआ हम्पी नाम का प्रादुर्भाव। तो और ये भी कहा जाता है, इस तरह की बातें भी कही जाती है कि जो हम्पी था पहले किष्किंधा राज्य के राजा वहाँ पे राज्य करते थे, राजा बलि, और वो उनकी राजधानी हुआ करती थी किष्किंधा राज्य। तो इस तरह हम्पी नाम का प्रादुर्भाव मैंने बताया कि पंपा देवी जो स्थानीय देवी थी पंपा देवी से हुआ। और इसकी खोज कब हुई? देखिए वो खंडहर बन चुका था, खंडहर के रूप में था, लेकिन इसकी खोज कब हुई, इसके बारे में पता कब चला? 1800 ईस्वी में एक जो है अंग्रेज अधिकारी थे कर्नल कॉलिन मैकेंजी, इनकी नज़र पड़ी इस खंडहर पे। तो कहा जाता है कि इनके द्वारा हम्पी की खोज की गई। और ये जो था हम्पी किष्किंधा राज्य की राजधानी भी थी, जहाँ पे राजा बाली, जो आप सुग्रीव और बाली को आपने देखा होगा रामायण में, राजा बाली की राजधानी थी ऐसा कहा जाता है। बड़ा ही खूबसूरत था, लेकिन अब खंडहर के रूप में हम इसको देखते हैं। और आज भी कर्नाटक में ये एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, हम लोग देखने के लिए जाते हैं। जो भी बचा कुचा अवशेष है आज भी बड़ा ही खूबसूरत है ये, आज भी लोग इसको देखने के लिए कर्नाटक जाते हैं। 1976 में ये एक तरह का पर्यटन स्थल, राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में इसकी घोषणा की गई कि राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। इसके पश्चात 1986 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनेस्को के द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल भी इसको घोषित किया गया, किसको? हम्पी को। तो इस तरह हम्पी का बड़ा महत्व है, आज भी एक पर्यटन स्थल के रूप में फेमस है। कर्नाटक में लोग घूमने जाया करते हैं। विजयनगर की जो राजधानी थी हम्पी। हम्पी के बाद कुछ शहर की बनावट भी देखते हैं नगर की। शहर की जल संपदा बड़ी समृद्धि थी। कैसे खूबसूरत थी, देखिए प्राकृतिक कुंड, तुंगभद्रा नदी द्वारा एक प्राकृतिक कुंड का अपने आप प्राकृतिक कुंड बन रहे थे। हौजों का निर्माण बड़ी खूबसूरती से किया गया था उससे। और सबसे महत्वपूर्ण जो हिरिया नहर था, इस एक महत्वपूर्ण संरचना है। तो जल की देखें तो प्राकृतिक कुंड, हौजों का निर्माण और हिरिया नहर की एक महत्वपूर्ण संरचना विजयनगर की मानी जाती है। इसके साथ साथ किलेबंदी में एक सबसे बड़ी दीवार थी जो चारों पहाड़ियों से घिरे हम्पी साम्राज्य को, नगर को एक बड़ी दीवार द्वारा घेरा गया था। ये सबसे बड़ी दीवार थी किलेबंदी के द्वारा खेतों को घेरना, ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। देखिए किलेबंदी के द्वारा खेतों को घेरना, खेती वाले स्थानों को भी, खेतों को भी
किलेबंदी के द्वारा घेरा गया था। इसका तमाम कारण था कि पद्धरियों द्वारा या फिर शत्रुओं के द्वारा खेतों को नुकसान न किया जा सके, या आक्रमण के समय जब बहुत लंबा आक्रमण चलता था, बहुत लंबा शत्रुओं का घेरा रहता था, तो अंदर के लोग भूखों न मरे, अन्नागार बनाया जा सके। इन सब कारणों से खेतों की भी किलेबंदी की गई थी। बहुत खूबसूरत प्रवेश द्वार था, जो चारों तरफ की सड़कें प्रवेश द्वार पर मिलती थी। खूबसूरत प्रवेश द्वार था और पक्की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई थी। बड़ी ही सुंदर तरीके से, बड़े सुंदर आर्किटेक्ट था विजयनगर साम्राज्य का और उनके नगर का। और आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए और भी चीज़ें हैं इसमें। राजधानी और परिप्रदेश में बस्ती के दक्षिण पश्चिम के राजकीय शाही केंद्र है। राजकीय शाही केंद्र में 30 रचनाएं हैं। उसमें कुछ जो मुख्य है, महानवमी डिब्बा, कमल महल इत्यादि है। इस 3 संरचनाओं को महल का नाम दिया गया। बड़ा ही खूबसूरत था ये। धार्मिक केंद्र की विशेषता, वहाँ के जो मंदिर बनवाए गए, तमाम मंदिर बनवाए गए विजयनगर साम्राज्य के समय, उनका विस्तार कराया गया। उसमें उनकी जो मुख्य विशेषता थी, गोपुरम, मंडप और गलियारा, ये 3 मंदिरों की मुख्य विशेषता थी विजयनगर साम्राज्य के समय। और इनके समय विरूपाक्ष मंदिर, जो बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर था, विरूपाक्ष मंदिर, हालांकि बताते हैं कि 9वीं और 10वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था, लेकिन इसका जो विस्तार हुआ वो विजयनगर साम्राज्य के समय में हुआ। और जब विजयनगर में कृष्णदेव राय जब सिंहासनारूढ़ हुए, इसके सामने का जो मंडप है, विरूपाक्ष मंदिर के सामने का जो मंडप है, वो कृष्णदेव राय ने ही बनवाया था जब वो सिंहासनारूढ़ हुए थे। तो इस तरह छोटा सा मैंने बताया विजयनगर के बारे में क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं। जल संपदा के बारे में, वहाँ जल की प्रणाली कैसी थी, वहाँ हौज कैसे थे, नहरें कैसे निकाली गई थी, और महल, जैसे कुछ मुख्य महल, महानवमी डिब्बा और कमल महल, और वहाँ के मंदिरों की क्या विशेषता थी। विरूपाक्ष मंदिर के बारे में मैंने आपसे थोड़ा सा डिस्कस किया, इसलिए थोड़े से में मैंने आपको पूरा राजधानी और उसके परिप्रदेश को बताने की कोशिश की है। अब विजयनगर की शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था में मुख्य रूप से संक्षेप में हम देखेंगे केंद्रीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय शासन व्यवस्था और स्थानीय शासन व्यवस्था। तो केंद्रीय शासन व्यवस्था में देखिए मुख्य रूप से कौन कौन थे राजा, आप लोगों को पता ही होगा। राजा होते हैं, राजा के बाद युवराज, और युवराज के बाद मंत्री परिषद, ये इनका स्थान होता है। मंत्री परिषद मंत्रियों का एक समूह जो राजा को सलाह के लिए होता है, लेकिन राजा इनकी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं होता, सलाह दे सकते थे ये मंत्रीगण राजा को। प्रांतीय शासन, देखिए 6 प्रांत थे विजयनगर साम्राज्य में। 6 प्रांतों को विभक्त किया गया, किसमें, जो है जिलों में। प्रांतों को किसमें विभक्त किया गया, जिलों में। इससे पहले आप देखिए कि प्रांतों के जो शासक होते थे, जो मेन अधिकारी होता था प्रांत का, नायक, और कहीं कहीं से भूस्वामित्व भी कहा गया। अब प्रांतों को जिलों में विभक्त कर दिया गया। देखिए प्रांतों को जिलों में विभक्त कर दिया गया, और जिलों को क्या कहा गया, वलनाडु या कोट्टम, वलनाडु या कोट्टम। और इसके बाद जिलों को परगनों में विभक्त किया गया, जिसे कहा गया नाडु। इसको क्या कहा गया, नाडु। इसके बाद फिर सबसे छोटी इकाई जो थी स्थानीय में, ग्रामीण थी, ग्राम थी। ग्राम सबसे छोटी इकाई थी, जिसे मेल ग्राम कहा गया। और यहाँ पे जो शासन व्यवस्था कैसे गांव का देखा जाता था, 12 शासकीय अधिकारियों का एक समूह था। 12 शासकीय अधिकारियों का एक समूह था, जिसे आयगार कहा गया। ये बहुत बड़ी विशेषता है स्थानीय शासन की विजयनगर साम्राज्य की, आयगार व्यवस्था। और ये उनकी व्यवस्था को देखता था गाँव के। अमर नायक, यह एक सैनिक अधिकारी था, इसको भी हम नहीं भूल सकते। अमर नायक को विजयनगर साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी अमर नायक। तो इस तरह सबसे जो है विजयनगर, संक्षेप में मैंने विजयनगर के शासन व्यवस्था के अधिकारियों को और उनके प्रांतों को, ग्रामों को क्या कहा जाता है, क्या इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब फिर हम थोड़ा सा सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के बारे में विजयनगर के हम देखेंगे। अब देखिए, अब विजयनगर की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति के बारे में हम थोड़ा सा संक्षेप में जानेंगे। तो जो विजयनगर का साम्राज्य था, जो समाज था, वो 4 वर्णों में विभक्त था, जैसा कि आज भी है। और चारों वर्णों में ब्राह्मण सबसे ऊपर थे, उनको बड़ा सम्मान दिया जाता था। धार्मिक कार्यों के साथ साथ उन्हें राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों में भी उनका हस्तक्षेप था, उनको सम्मान दिया जाता था। उनको कुछ ऐसे सजा थी जो उनको नहीं दी जाती थी। काफ़ी सम्मानित थे ब्राह्मण लोग चारों वर्णों में। समाज में चेट्टियों का प्रभाव था। चेट्टी जो व्यापारी लोग थे, इनका व्यापार पे काफ़ी प्रभुत्व था, व्यापार इनके अंडर में था एक तरह से। और ये चेट्टी वर्ग व्यापार के मेन वाहक थे। व्यापारियों का एक संघ था
चट्टी और चट्टियों का व्यापार पे पूरी तरह प्रभाव था। स्त्रियों की दशा देखिए, विजयनगर साम्राज्य समृद्धिशाली था और खुशहाल था। ऐसे समय में स्त्रियों की दशा भी काफ़ी वहाँ पे अच्छी थी। स्त्रियाँ सामाजिक प्रशासनिक मामलों में भी हस्तक्षेप करती थी, वहाँ भी इंटरफेरेंस था इनका। शिक्षा इनकी अच्छी थी, क्रीड़ा में, नाटक में और नृत्य संगीत भी सीखती थी। बहुविवाह नहीं था, लेकिन हाँ कहीं कहीं राजघरानों में सिर्फ बहुविवाह था और एक ही विवाह का मुख्यतः वैसे तो प्रचलन था। आगे देखते हैं कि देवदासी प्रथा थी। मंदिरों में जो कन्याएं रखी जाती थी उसको देवदासी प्रथा कहा गया और उनको उनके आजीविका के लिए उन्हें कुछ भू संपत्ति वगैरह दी जाती थी देवदासियों को। अब कुछ कुप्रथाएं थी। कुप्रथाएं क्या थी? बहुविवाह, दहेज प्रथा और दास प्रथा। ये कुछ कुप्रथाएं भी विजयनगर में, विजय साम्राज्य में थी, समाज में थी उस समय। बहुविवाह, देखिए मैंने आपसे बताया कि मुख्यतः नहीं होता था, लेकिन कुछ राजघरानों में बहुविवाह प्रचलित था। राजवंशों में बड़े लोग बहुविवाह करते थे। दहेज प्रथा जो आज भी बड़ी ही शर्मनाक है, और दास प्रथा, ये कुछ कुप्रथाएं भी उस समय के समाज में थी, विजयनगर के साम्राज्य के शासन के समय। मनोरंजन में क्या करते थे वो? द्वंद्व युद्ध, संगीत, नृत्य, नाटक आदि इनके मनोरंजन का साधन था। यज्ञ व बलि प्रथा भी प्रचलित थी। यज्ञ पूजा भी होता था और बलि भी ये लोग चढ़ाते थे। इसके साथ साथ आर्थिक स्थिति यदि देखें तो संक्षेप में हम देखें, कृषि, उद्योग धंधा और व्यापार इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। ये हो गया आर्थिक। और इनकी धार्मिक स्थिति को यदि हम देखें तो ये बड़े ही धर्म सहिष्णु थे और बहुत ही धर्म सहिष्णु शासक थे विजयनगर साम्राज्य के। जबकि इस साम्राज्य में 4 वंश हुए, धर्म सहिष्णु थे। हिंदू धर्म की उन्नति हुई इनके शासनकाल में। और इनके समय में 15वीं सदी में जो यात्री आए बाहर से, देखिए अब्दुल रज़ाक, इताली, निकोलो देकाती, बारबोसा, मुनीस, ये तमाम लोग उस समय यात्रा के लिए आए थे 15वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा के लिए। इन्होंने जो लिखा, इन्होंने जो बताया, उससे भी हमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। तो बड़ा ही समृद्धिशाली साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ के शासक भी बड़े धर्म सहिष्णु थे और ये हिंदू धर्म की उन्नति हुई। और 1565 में तालिकोट युद्ध के बाद इसका पतन शुरू हो गया और 17वीं सदी तक इसका अंत हो गया। इसकी एक जो राजधानी हम्पी थी, बड़ी ही खूबसूरत थी। आज भी यूनेस्को के द्वारा ये एक पुरातात्विक स्थल माना गया है और पर्यटन के लिए आज भी कर्नाटक जहाँ पे हम्पी है लोग घूमने जाया करते हैं। बड़ा ही खूबसूरत साम्राज्य था। बड़े ही शक्तिशाली शासक जो थे कृष्णदेव राय थे, उनका आज भी इतिहास में नाम है, उनको लोग जानते हैं। तो इस तरह इस चैप्टर का एंड हुआ और इसको मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। और मैं आज यहीं पे समाप्त करती हूँ इस चैप्टर को। आप वीडियो को बार बार देखिए, समझिए, इसके मुख्य बिंदु को देखिए और इस तरह पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।